नमस्ते डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल। वेलकम टू अनदर सेशन, फैंटेस्टिक सेशन। तो आज का हमारा सेशन है सेशन नंबर 30। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो है रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बेसिकली रिट्स होते क्या हैं? रिट्स आर जुडिशियल ऑर्डर्स, न्यायिक आदेश होते हैं। ये आपका रिलेटेड रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड इंस्टीट्यूशन से। तो आज का काम स्टार्ट करते हैं। अगेन फिर से 5 बिंदुओं में हमारा आज का सेशन रहेगा। सबसे पहले वर्ड्स ऑफ द डे, फिर रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, न्यूज क्लिप, एडिटोरियल ऑफ द डे और क्वेश्चन ऑफ द डे। राइट, सबसे पहले वर्ड्स ऑफ द डे। टू अचीव अ बिग थिंग्स लेटर यू नीड टू स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स नाउ। तो अगर आपको कुछ बड़ी चीजें पानी है बाद में, तो आपको धीरे धीरे कदम रखने पड़ेंगे, छोटी छोटी चीजें स्टार्टिंग में आपको करनी पड़ेंगी। ये मुझे एक और थ्योरी की याद दिलाता है जो पीटर एफ ड्रकर ने दी थी। पीटर एफ ड्रकर वही हैं जो कि कहे जाते हैं मॉडर्न मैनेजमेंट साइंस के फादर कहे जाते हैं, पीटर एफ ड्रकर। तो उनसे जब किसी ने पूछा कि हाउ टू ईट अ बिग एलिफेंट, एक बिग एलिफेंट को कैसे खाया जाए, तो ही सेड पीस बाय पीस एंड बिट बाय बिट यू कैन ईट अ बिग एलिफेंट। तो सेम इसी लेवल पे ये बात हो रही है कि टू अचीव अ बिग थिंग्स यू नीड टू स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स नाउ। इसके बाद आज का टॉपिक, जैसे मैंने आपको कहा था, रिट्स जो कि जुडिशियल ऑर्डर्स होते हैं, जुडिशरी से आते हैं, इस पे बात करेंगे। सबसे पहला है आपका हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या है? इट मीन्स टू हैव द बॉडी, मेरे सामने लेकर आओ, इसका मतलब यह है। By issuing such a writ, the court can order that a person who has been imprisoned or detained be brought before it and inquire under what authority he has been imprisoned or detained। मतलब कि अगर किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा लॉ भी है, रूल भी है कि 24 आवर्स में आपको मैजिस्ट्रेट के सामने उसकी पेशी करनी होती है। तो सिमिलरली उसी लेवल पे है ये कि आपने अगर किसी को भी इम्प्रिजन किया है, डिटेन किया है, तो उसे मेरे सामने लेकर आइए। और किस बिना पे आपने उसे डिटेन किया है, हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन पढ़ लिया है आर्टिकल 20 के अंदर जो आता है, तो आप उसको ध्यान कीजिएगा, याद कीजिएगा। मेरा फंडामेंटल राइट्स का लेक्चर, ब्यूटीफुल लेक्चर्स बनाए हुए हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उन लेक्चर्स को देखना शुरू कीजिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर, आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इट इज अप्लाइड ओनली आफ्टर अ पर्सन हैज बीन अरेस्टेड। तो ये लागू कब करेंगे? ये तब लागू करेंगे जब कोई पर्सन अरेस्ट हो चुका है। यूज टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि हमें मालूम है फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल इन नेचर। एंड लिबर्टी अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन, और ये एक तरीके की लिबर्टी देता है अनलॉफुल डिटेंशन के लिए। इशूड एक्सेप्ट प्रिवेंटिव डिटेंशन, प्रिवेंटिव डिटेंशन को हटाकर। इशूड अगेंस्ट बोथ स्टेट्स एंड इंडिविजुअल्स, तो ये जो है दोनों स्टेट्स और इंडिविजुअल्स दोनों के अगेंस्ट में इशू किया जाता है, इस लाइन को आप याद रखिएगा। तो हेबियस कॉर्पस जो है वो स्टेट्स के खिलाफ भी इशू कर सकते हैं और इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी इशू कर सकते हैं। बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में जब आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था तो उनको डिटेन कर लिया गया था, तो वहां पे उन लोगों ने हेबियस कॉर्पस के पिटीशंस डाले थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर में कि प्लीज ये हमारी इंडिविजुअल लिबर्टी का हनन है, हमें ऐसे नहीं डिटेन किया जा सकता। तो वो हेबियस कॉर्पस के पिटीशंस काफी ज्यादा जम्मू कश्मीर में डाले गए थे बाय देयर लोकल पॉलिटिकल लीडर्स, तो इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज मैंडामस। मैंडामस का मतलब होता है टू कमांड, ऑर्डर देना। इशूड बाय कोर्ट टू एनी पब्लिक और क्वाजी पब्लिक लीगल बॉडी, तो कोर्ट इशू करेगी कमांड, किसको इशू करेगी? कोई भी पब्लिक और क्वाजी पब्लिक लीगल बॉडी को, दैट हैज रिफ्यूज टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी, जो अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं कर पा रही है, मना कर रही है, ऐसी पब्लिक या क्वाजी पब्लिक लीगल बॉडी, उनको कोर्ट इशू करेगी, कमांड करेगी कि यू हैव टू परफॉर्म द ड्यूटीज। दिस रिट्स लाइज नॉट ओनली अगेंस्ट द ऑफिसर्स और अदर पर्संस बट आल्सो अगेंस्ट द गवर्नमेंट इटसेल्फ। तो अगर कभी सरकार भी नहीं ये काम कर पाई, अपनी ड्यूटी को परफॉर्म नहीं कर पाई, लीगल ड्यूटी को, तो कोर्ट उनको भी ऑर्डर करेगी, सरकारों को भी ऑर्डर किया जा सकता है। नेक्स्ट, मैंडामस में नॉट बी ग्रांटेड अगेंस्ट, किन के खिलाफ हम मैंडामस नहीं लगा सकते, किन को हम कमांड नहीं कर सकते हैं? सबसे पहला प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को आप कमांड नहीं कर सकते। सर्टेन इम्यूनिटीज होती हैं, याद कीजिए फंडामेंटल राइट का लेक्चर। उसके बाद गवर्नर, उसको भी आप नहीं कर सकते। उसके बाद सीजेआई ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, और प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल और बॉडी को भी आप नहीं कर सकते। इसके बाद इट कैन इशूड वेयर पब्लिक ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हैज डन सम एक्ट दैट वायलेट्स द फंडामेंटल राइट ऑफ द पर्सन। तो अगर किसी भी पब्लिक ऑफिसर ने किसी भी इंसान के फंडामेंटल राइट को वायलेट किया है तो उसके अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो कंपेल अ कोर्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन ट्राइब्यूनल टू एक्सरसाइज इट्स जुरिस्डिक्शन व्हेन इट हैज रिफ्यूज्ड टू एक्सरसाइज इट। और ऐसा नहीं है कि कोर्ट को नहीं करेगी, कर सकती है।
ट्राइब्यूनल्स को कर सकती है, जो उन्होंने अपने जुरिस्डिक्शन में जो उनको लॉ इंप्लीमेंट करने चाहिए थे या जो ड्यूटी उनको परफॉर्म करनी चाहिए थी वो अगर नहीं कर पाए, तो कोर्ट अपने दूसरे कोर्ट्स को भी बोल सकती है कि प्लीज परफॉर्म योर ड्यूटीज। तो बेंडामस का मतलब होता है कमांड, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है मेरे सामने लेकर आइए। इसके बाद प्रोहिबिशन, तो बेसिकली इट इज प्रिवेंटिव इन नेचर, मना करता है आपको कुछ चीजों को करने से। इट इज इशूड बाय सुपीरियर कोर्ट टू एन इंफीरियर कोर्ट, प्रिवेंटिंग इट फ्रॉम डीलिंग विद द मैटर ओवर इट हैज नो जुरिस्डिक्शन। तो अगर कोई इंफीरियर कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर हाई कोर्ट है, तो अगर वो ऐसे मैटर्स को डील कर रहा है जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं है, तो जो सुपीरियर कोर्ट है, उससे सुपीरियर कोर्ट है, वो उनको ऑर्डर इशू कर सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते। इट मीन्स टू फॉरबिड, याद रखिएगा प्रोहिबिशन का मतलब क्या है, इट मीन्स टू फॉरबिड, इट मीन्स टू फॉरबिड, राइट। The objective of writ is to compel the inferior courts to keep themselves within the limits of the jurisdiction, मतलब अपने दायरे में रहिए, अपनी बाउंड्रीज में रहिए, उसको लांघने की, उसका उल्लंघन करने की कोशिश बिल्कुल ना कीजिए। मैंडामस कमांड्स एक्टिविटी। अब मैंडामस और प्रोहिबिशन में फर्क क्या है? मैंडामस आपको बताता है कमांड के बारे में, प्रोहिबिशन आपको बताता है फॉरबिड के बारे में। तो मैंडामस क्या कहता है? कमांड करता है कि आप ड्यूटी परफॉर्म करो, तो इट कमांड्स फॉर एक्टिविटी, वाइल प्रोहिबिशन कमांड्स फॉर इनएक्टिविटी, कि आप ये मत करो, ये आपका ज्यादा हो गया, आप ओवर स्टेप कर रहे हो, ओवर राइड कर रहे हो अपने जुरिस्डिक्शंस को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद प्रोहिबिशन इज नॉट इशूड अगेंस्ट अ पब्लिक ऑफिसर हु इज नॉट वेस्टेड इन विद जुडिशियल फंक्शंस। तो प्रोहिबिशन जो है, मैंडामस जो है वो सबके लिए है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस के लिए भी है, जुडिशरी के लिए भी है, कोर्ट्स ट्राइब्यूनल्स के लिए भी है। लेकिन जो प्रोहिबिशन है ये सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मैटर्स के लिए है। ये किसी भी ऐसे पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ इशू नहीं किया जा सकता जिसका जुडिशियल फंक्शन से कुछ लेना देना नहीं है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, इट इज सोलली प्रिवेंटिव इन नेचर। आगे बात करते हैं हमारा चौथा, सर्टियोरारी। सर्टियोरारी मीन्स टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड। बेसिकली क्या होता है कि प्रोहिबिशन में तो मना किया जाता है, इसमें मना भी करते हैं, साथ साथ उसको क्योर भी करते हैं। तो इट इज इशूड अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वाजी जुडिशियल बॉडी। प्रोहिबिशन भी यही कर रहा था, वो भी जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडी के लिए था, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं था। सर्टियोरारी भी वही वैसा ही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में it would be available even against the administrative bodies, not public administrative bodies, administrative bodies not having quasi judicial obligations if they affect the rights of individuals without conforming to the principles of fair play। तो fair play जब भी उनका नहीं होगा, वो सही से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं और इंडिविजुअल्स के फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट हो रहे हैं, तो सर्टियोरारी जो है कुछ हद तक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज के खिलाफ भी लिए जा सकते हैं। इसके बाद इट कैन ट्रांसफर अ केस पेंडिंग विद द लोअर कोर्ट टू हायर कोर्ट और टू स्क्वैश देयर ऑर्डर इन अ केस। तो ये एक तो ट्रांसफर कर सकते हैं लोअर कोर्ट से, केस हमेशा जो है वो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट की तरफ जाता है। कोई भी केस जो है वो लोअर कोर्ट से हायर कोर्ट के इस तरफ से डायरेक्शन रहता है, ऐसा कभी नहीं होता, दिस नेवर हैपन। तो हमेशा जो हायर कोर्ट है वो केस ट्रांसफर करा लेती है या फिर किसी भी ऑर्डर को स्क्वैश कर सकती है। लोअर कोर्ट ने कोई डिसीजन दिया है, उसको लेके हाई कोर्ट या फिर अपर कोर्ट जो है वो डिसीजन को एन्यूल कर सकती है, डिबार्ड कर सकती है, स्क्वैश कर सकती है। तो बेसिकली क्या है, ये तो एक आपको रोकता ही रोकता है, प्रिवेंट्स एज वेल एज क्योर फॉर मिस्टेक्स इन जुडिशरी, और पॉइंट आउट भी करके बताता है कि भैया आप कहाँ गलत थे और आप इसमें क्या सही कर सकते हो। ये भी सर्टियोरारी यहाँ तक चीजें बताता है। इनको याद रखिएगा, ऐसे का ऐसे स्टेटमेंट बना के, कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट बना के आपको फंसाया जा सकता है एग्जाम में। तो प्लीज मेक श्योर दैट यू विल नोट ऑल दीज थिंग्स इन योर नोटबुक्स, और ध्यान से सुने लेक्चर को। अभी तक भी अगर आपने लेक्चर लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर करें, एक लाइक तो बनता है इतने एफर्ट्स के बाद। इसके बाद क्वो वारंटो जो लास्ट है हमारा आज का। क्वो वारंटो क्या है कि क्वो वारंटो इट इज एन ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम होल्डिंग ऑफिस टू विच ही इज नॉट एंटाइटल्ड और टू ऑस्ट हिम फ्रॉम दैट ऑफिस। तो ये जो ऑर्डर है ये आपको क्या करता है कि एक इंसान को, एक पर्सन को रोकता है उसके ऑफिस को होल्ड करने से जिसमें वो एंटाइटल्ड नहीं है। मतलब आपके पास पावर्स नहीं है फिर भी आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, आप उसको यूज कर रहे हो, तो ये उसको रोकता है। इट मीन्स व्हाट इज योर अथॉरिटी, आपका अधिकार है क्या, आप ये बताइए कि आप इसमें क्यों डील कर रहे हैं, क्यों आ रहे हैं आप इसमें, आपके क्षेत्र में बाहर है। इट इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर द सेफ गार्डिंग अगेंस्ट द यूसर्पेशन ऑफ पब्लिक ऑफिसेज।
तो जब भी पब्लिक ऑफिस का यूसरपेशन होता है तो क्यू वारंटो लागू किया जाता है। एक आध बात और बतानी थी आपको कि अगर मैं बात करूं रिट्स के मामले में कि किसका स्कोप ज्यादा बड़ा है, हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि हाई कोर्ट का जो स्कोप है वो ज्यादा बड़ा है, मच वाइडर देन सुप्रीम कोर्ट इन मैटर्स ऑफ गिविंग रिट्स तो या प्रोवाइडिंग रिट्स। तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का जो है वो वाइडर स्कोप है एज कंपेयर टू सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है आपका रिट्स इशू करता है ओनली ऑन द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, इसके अलावा वो नहीं कर सकता। दूसरा, इसकी जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन है ऑल ओवर इंडिया है, ठीक है। हाई कोर्ट का क्या है कि हाई कोर्ट आपके जो रिट्स को इशू करता है वो फंडामेंटल राइट्स के लिए तो करता ही करता है, साथ ही साथ आपके लीगल राइट्स में भी अगर हनन हुई है, उनको वायलेट किया गया है, तो हाई कोर्ट उस पर भी आपके रिट्स को इशू कर सकता है। तो यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स प्लस लीगल राइट्स दोनों इशू किए जाते हैं, और इनका जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होता है वो उनके स्टेट के बाउंड्रीज के लिमिट तक ही होता है, ऑल ओवर इंडिया नहीं होता। तो ये आप याद रखिएगा कि किसका स्कोप ज्यादा बड़ा है, हाई कोर्ट का स्कोप ज्यादा बड़ा है इन केस ऑफ इशुइंग रिट्स। नेक्स्ट आज का न्यूज ऑफ द क्लिप, तो न्यूज क्लिप है हमारा, डीआरडीओ सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी व्हीकल जॉइंट सेलेक्ट ग्रुप। तो डीआरडीओ ने एक हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल HSTDV को लॉन्च किया है, विच इज एन अनमैन्ड स्क्रैम जेट व्हीकल विच द एबिलिटी टू ट्रेवल एट 6 टाइम्स टू द स्पीड ऑफ साउंड। और ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कॉम्प्लेक्स व्हीलर आइलैंड, जो कि उड़ीसा के कोस्ट पे है, वहां से इसे लॉन्च किया गया है। तो एक बहुत ही बढ़िया खबर, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी डीआरडीओ को इसके लिए बधाई दी इस लॉन्च के लिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज एग्जाम में पूछी जा सकती है। दूसरी न्यूज, केरला टॉप्स द लिटरेसी रेट चार्ट, आंध्रा वर्स्ट परफॉर्मर। तो केरल 96.2% लिटरेसी के साथ अगेन ऊपर बना हुआ है। दूसरे नंबर पे है आपका दिल्ली में 88.7% की लिटरेसी रेट है। और साथ ही साथ जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट का नाम है, यहाँ पढ़ सकते हैं, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया। तो इसका ये 75 राउंड था जो NSS ने इसे पब्लिश किया। तो उसमें बताया गया है कि केरला टॉप्स द लिटरेसी चार्ट। इसके बाद कामत पैनल कमेटी, RBI सेलेक्ट्स 5 फाइनेंशियल रेशियोज 26 सेक्टर्स फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग। मैंने आपको पहले भी कहा था फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे हैं, RBI कुछ ना कुछ एक्शन जरूर लेगी, और ये उसका एक नतीजा है। इकोनॉमी बहुत ही हालत नाजुक दौर से गुजर रही है, और ऐसे में ऐसे एक्शंस का आना तो लाजमी बनता ही बनता है। तो 5 जो हैं 26 सेक्टर्स को मिला के, और ये 5 है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और पैनल का नाम याद रखिएगा जिसने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, कामत पैनल कमेटी। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज है कि कोविड-19 इंपैक्ट 15.5 लाख करोड़ कॉर्पोरेट लोन्स कम अंडर स्ट्रेस। तो बेसिकली आज का पहला सवाल आपके लिए कि सितंबर के महीने में कॉर्पोरेट टैक्स रेट को कट किया गया था, वो कितना किया गया था, कितना परसेंटेज किया गया था कॉर्पोरेट टैक्स रेट का कट, आप मुझे बताइएगा। आपके लिए पहला आज का सवाल है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से कॉर्पोरेट लोन्स बिल्कुल एक अंडर स्ट्रेस में आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस को भी कुछ हद तक अफेक्ट करेगा, राइट। एडिटोरियल ऑफ द डे, बहुत ही बढ़िया एडिटोरियल है ये, इंडिया नीड्स फ्लूइड इकोनॉमिक लॉज। बेसिकली क्या होता है दोस्तों, मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं कि जिस देशों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वैरायटी बहुत कम होती है, तो वहां पे इकोनॉमिक लॉज भी बहुत सिंपल और कम ही होते हैं। तो जितना छोटा देश होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी फ्यूअर होगी, जितनी कम होंगी, तो इकोनॉमिक लॉज भी उतने सिंपल रहेंगे। लेकिन कंट्री लाइक इंडिया, जहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, कॉम्प्लेक्स नेचर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, तो वहां पर इकोनॉमिक लॉज भी सिंपल नहीं रह जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि किस तरीके से बैंकिंग लॉज बनाए, कॉर्पोरेट लॉज बनाए, और बिजनेस को मोटिवेट करे, इकोनॉमिक साइकिल को रिवॉल्व कर चलाते रहें, इन्वेस्टमेंट वगैरह सब करते रहें। तो इंडिया को एक बहुत ही अब एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लॉज की जरूरत है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कोविड। तो आफ्टर कोविड, इन पोस्ट कोविड वर्ल्ड, हमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक लॉज की ज़रूरत है, जो कि काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपका है कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इंट्रोडक्शन टू GST, फेरा, फेमा, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, बैंकिंग लॉज, डेट रिकवरी लॉज। तो इस पे आपका पूरा रहेगा, इनमें कुछ बड़े चेंजेस देखने को आगे मिलेंगे। MSMEs भी कितनी बुरी तरीके से गुजर रही है, तो उसके लिए भी। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें कोशिश नहीं कर रही, सरकारों को भी मालूम है। तो अब जैसे रघुराम राजन जी ने कल ही कहा कि अब ब्यूरोक्रेसी को फ्रंट सीट पे आना पड़ेगा इकोनॉमी को संभालने के लिए, पॉलिटिकल एक्शन से अब कुछ नहीं हो सकता। नाउ एग्जीक्यूटिव विल टेक द एक्शन, ब्यूरोक्रेसी को अब सामने आना चाहिए, राइट। क्वेश्चन ऑफ द डे,
ये रहा आपका क्वेश्चन जो आज हमने पढ़ा, उसका एक क्वेश्चन है मैच द लिस्ट। एक तरफ आपका ABCD, एक तरफ 1 2 3 4। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है, हेबियस कॉर्पस, सर्टियोरारी, मैंडामस, क्वो वारंटो। तो हेबियस कॉर्पस तो मैंने आपको बताया था, मेरे सामने लेकर आओ टू प्रोड्यूस द बॉडी इन पर्सन, तो ए का तो 1 होगा। अगर ए का 1 होगा तो कौन से ऑप्शन उड़ गए, बी उड़ गए, सी उड़ गए। नाउ वी विल लेफ्ट विद ए एंड डी, दोनों का सी और डी देख लीजिए। क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है, क्वो वारंटो का मतलब क्या होता है, मैंडामस का मतलब क्या होता है, मैंडामस का मतलब होता है टू कमांड। तो टू कमांड अगर है तो सी का 2 होना चाहिए, और सी का 2 जो है वो डी में है, तो करेक्ट आंसर इज डी। डी आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे आप एग्जाम्स में क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन टेक्निक मेथड से। सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं होती, कुछ हद तक अगर आपको चीजें याद हैं तो हो जाएंगे, लेकिन हाँ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स में आपको डिफिकल्टी हो सकती है, क्योंकि उसमें एक क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, रिकॉलिंग की काफी ज्यादा जरूरत होती है। तो दैट इज काउंट एज इंटेलिजेंस पर सेकेंड, राइट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। वंडरफुल PT रिसोर्सेज आपका वेट कर रहे हैं। टिल देन टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।